Assalamu alaikum students. Welcome to the next lecture of network security. प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने मोड्स ऑफ ऑपरेशन स्टार्ट किए थे. मैंने आप लोगों को बताया था कि 5 मोड्स ऑफ ऑपरेशन हैं in block cryptography. One was the ECB, that was electronic code book, and then we have CBC, that is cipher block chaining. हमने इन दोनों की ब्लॉक डायग्राम्स और एल्गोरिदम देखे और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखे, और हमने ये देखा कि ये दोनों एल्गो किस तरीके से जो है वो काम करते हैं. आज के जो लेक्चर है उसमें हम बाकी जो 3 हमारे मोड्स रह गए हैं, दैट इज CFB एंड OFB एंड CTR मोड, हम इन तीनों को डिस्कस करेंगे. So let's start with the CFB, that is cipher feedback mode. So cipher feedback mode में आपने एक चीज ध्यान में रखनी है, वो ये कि एक ऐसा मोड है जो कि किसी भी ब्लॉक क्रिप्टोग्राफी को स्ट्रीम में कन्वर्ट कर देता है. अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि मैडम इससे फायदा क्या होगा. अब देखिए, मेरे पास अगर ब्लॉक बाय ब्लॉक डेटा जो है वो ट्रेवल हो रहा है, XY ब्लॉक्स है, अलग अलग जा रहा है. अगर जो मेरे पास हैकर है, जो इंट्रूडर है या ओपोनेंट है, उसको पता चल रहा है कि ये बिट यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे खत्म हो रही है, एन बिट, यानी इसको फिक्स ब्लॉक का पता चल गया है. सपोज इस जो मेरे पास ये ब्लॉक है ये 56 बिट का है, सॉरी 64 बिट का है. सपोज मेरे पास ये 64 बिट का ब्लॉक है, तो आपने उस जो हमारे पास हैकर है या ओपोनेंट है, उसे ये पता चल गया है कि इसकी 64 की फर्स्ट बिट कौन सी है और आखिरी बिट कौन सी है. सो हमारी कोशिश ये होगी कि हम ब्लॉक क्रिप्टोग्राफी का जो बिहेवियर है उसको स्ट्रीम की तरह बनाकर भेजें. स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस डेटा, यानी पता ही नहीं होगा कि कौन सी बिट कहाँ पे, कौन सा ब्लॉक कहाँ पे खत्म हो रहा है और कहाँ पे शुरू हो रहा है. सो इससे हमें काफी सारे फायदे जो है वो हासिल होंगे. So let's start about the cipher feedback mode. ये क्या कहता है जी? In the DES scheme is essentially a block cipher technique that uses the B bits block. That means fixed size blocks. However, it is possible to convert the DES into stream cipher using either the cipher feedback mode or the output feedback mode. तो ये जो दोनों मोड हैं, थर्ड और फोर्थ, मैं आपको बताऊंगी. इन दोनों से आप ये चीज अचीव कर सकते हैं. A stream cipher eliminates the need to pad a message to via an integral number of blocks. That means कि message padding से आपकी जान छूट सकती है. Thus, if a character stream is being transmitted, each character can be encrypted and transmitted independently using a character-oriented stream cipher. So characters और bits में थोड़ा फर्क होता है. इसमें हम registers create कर सकते हैं, हम continuous जो है वो streams develop कर सकते हैं, buffers create कर सकते हैं. So ये फायदा होगा कि हमें करेक्टर स्ट्रीम की तरह से हम इस मैसेज को सेंड और रिसीव कर पाएंगे. Moreover, one desirable property of a stream cipher is that the cipher text be of the same length as the plain text. अब आपने जहन में ये बात भी रखना है कि n बिट्स अगर मेरी हैं प्लेन टेक्स्ट की, तो साइफर भी n बिट्स का ही बनेगा. In the coming figure, it is assumed that the unit of transmission is the S bits and the common value of S is equals to 8. जो अगली स्लाइड आने वाली है उसमें जो हम ब्लॉक डायग्राम पढ़ेंगे, वहां पर आपने इस चीज को नोट डाउन कर लेना है कि S जो है वो नंबर ऑफ बिट्स होंगी और S हमें जो नॉर्मली इसका साइज है दैट इज 8. एक और बात जो आप लोगों को पता होनी चाहिए वो CBC के हवाले से यहाँ पे लिखी हुई है. साइफर ब्लॉक चेनिंग के अंदर एक प्रॉब्लम ये थी कि अगर जितने भी ब्लॉक्स हैं वो आपस में कनेक्टेड है, तो अगर एक जगह पर एरर आएगा तो वो एरर प्रोपोगेट होगा टू टिल द एंड ऑफ द ब्लॉक्स. एक ये प्रॉब्लम भी जो CBC की है वो हमें यहाँ पर ध्यान से देखनी है कि हम इसको कैसे रिमूव कर पाएंगे. पढ़ भी लें इसको. As with the CBC, the unit of plain text are chained together so that the chain
Ciphertext of any plain text unit is a function of all the preceding plain text. सारे एक दूसरे के साथ linked हैं. अगर आपको सपोज ब्लॉक 3 को आपने डिक्रिप्ट करना है तो आपको ब्लॉक 4 जो है वो आपके पास मौजूद हो. So let's try to understand the block diagram of cipher block cipher feedback mode. अब यहाँ पर आपने देखना ये है कि जो इनिशियलाइजेशन वेक्टर है वो एक शिफ्ट रजिस्टर है. शिफ्ट रजिस्टर का कॉन्सेप्ट आपको AES में दे दिया था मैंने कि लेफ्ट बिट शिफ्ट कैसे होती है और 1 बिट शिफ्ट का मतलब क्या है, 2 बिट शिफ्ट का मतलब क्या है. जो हमने एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड पढ़ा था उसमें आपको ये चीज समझ आ गई होगी. सो शिफ्ट रजिस्टर जो है उसके अंदर जो इनिशियलाइजेशन वेक्टर है उसकी वैल्यू को हम स्टोर करा देंगे जिसके दो हिस्से होंगे. एक होगा हमारे पास S बिट्स और दूसरा B एंड S बिट्स होंगी. इस रजिस्टर के अंदर सपोज जिस तरह प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया गया कि S बिट्स जो है वो समझ लें कि वो 8 बिट्स होंगी. अब इनिशियलाइजेशन वेक्टर को हम यहाँ पर इनक्रिप्ट करेंगे. अब देखिए कि प्लेन टेक्स्ट को यहाँ इनक्रिप्ट नहीं किया गया बल्कि इनिशियलाइजेशन वेक्टर की सिक्योरिटी हमने ज़्यादा इसमें अनेबल कर दी है. जो अभी एक सूडो रैंडम फंक्शन के ज़रिए से इनिशियलाइजेशन वेक्टर क्रिएट किया और उसको हमने इनक्रिप्ट कर दिया बाय यूजिंग द की. अब जो 64 बिट का ही एग्जांपल दी गई है तो समझें कि 64 बिट का से इनक्रिप्शन के बाद भी 64 बिट आया और अगेन इसको हमने स्टोर कर देना है इनटू द शिफ्ट रजिस्टर. अब इस पूरे जो पूरी स्कीम है इसमें ये इस पॉइंट के ऊपर जो चीज है वो काफी काम की है. वो कहते हैं कि इसमें से आपने जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स आपने एस बिट्स को सिलेक्ट कर लेना है और बाकी जो आपके पास बी एंड एस बिट्स हैं उनको डिस्कार्ड कर देना है. और ये हमें कैसे पता चलेगा कौन सी बिट्स हैं कहाँ से आई हैं. ये आपको पता है कि ये हमें शिफ्ट रजिस्टर के शुरू में ही पता चल गया था. अब जो 64 बिट्स हैं एक्चुअली वो इनिशियलाइजेशन वेक्टर का साइफर टेक्स्ट होगा और उसमें से कुछ बिट्स को हमने ले लिया और वो बिट्स कितनी सिलेक्ट की हैं वो डिपेंड करेगा कि हमने अपने जो प्लेन टेक्स्ट है उसका ब्लॉक साइज क्या रखना है. तो आपने देखा कि यहाँ से S बिट सिलेक्ट हुई है तो P1 भी ऐसा आ रहा है हमारे पास और साइफर टेक्स्ट भी जो हमारे पास निकलेगा वो S ही निकलेगा. यहाँ पर एक चीज आपने देख ली है वो ये कि यहाँ पर प्लेन टेक्स्ट को तो हम इनक्रिप्ट ही नहीं कर रहे, हम यहाँ पर इनिशियलाइजेशन वेक्टर को इनक्रिप्ट कर रहे हैं और शिफ्ट रजिस्टर की मदद से हम उसको शिफ्टिंग भी कर रहे हैं B माइनस S बिट्स को देखते हैं. अब S बिट्स जो है एक तो ये है कि ये C1 जो है ये एक ब्लॉक बन गया है पहले प्लेन टेक्स्ट का. साथ ही साथ ये अगले वाले जो हमारे पास ब्लॉक है रजिस्टर है उसमें एज एन S बिट्स भी चला जाएगा. आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सिंबल भी बना हुआ है, लेफ्ट शिफ्ट हो जाएंगे यानी S बिट्स सपोज यहाँ पर अगर हमारे पास 8 बिट्स आई हैं तो इस रजिस्टर के अंदर जो पहले इनिशियलाइजेशन वेक्टर की वैल्यूज थी उनको लेफ्ट शिफ्ट कर दिया जाएगा, शुरू वाली बिट्स को डिस्कार्ड कर दिया जाएगा और आखिर में जो C1 की बिट्स बनी है जिनको मैंने अभी बताया आपको, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मिसाल के तौर पर. यहाँ पे 8 बिट्स थी कोई सी भी हमारे पास, हम कह देते हैं जो 8 बिट्स आई है ना ये हमारे पास आई हैं 101010. ठीक है 101010 और जो मेरा इनिशियलाइजेशन वेक्टर है सपोज वो था मेरे पास ऑल वंस. अब ये हर एक के लिए ऑल वंस ही होगा ना, यहाँ पे भी ऑल वंस होगा लेकिन ये जो बिट्स आई हैं हमारे पास एस बिट्स जो जनरेट हुई है 101010 वो लास्ट में आ जाएंगी यानी इस जगह पे हम लिख देंगे 101010 8 बिट्स और जो शुरू की बिट्स होंगी वो इसमें से डिस्कार्ड कर दी जाएंगी. शुरू की 8 बिट्स डिस्कार्ड हो जाएंगी लेफ्ट शिफ्ट करके. टोटल जो 64 हमारे पास है उसको इनक्रिप्ट करेंगे और फिर अगेन वी हैव द सेम प्रोसीजर टिल द एन ब्लॉक्स. तो इस तरीके से हमने ये देखा कि यहाँ पर इस पूरी स्कीम के अंदर हमारे पास जो इनिशियलाइजेशन वेक्टर है उसको हमने इनक्रिप्ट किया और जितने भी ब्लॉक्स हैं एक तो वो चेन भी हो गए, दूसरा यहाँ पर रजिस्टर्स को इस्तेमाल किया गया.
अब आपने इसकी जो एल्गोरिदम है उसके डिसएडवांटेजेस में सबसे पहला डिसएडवांटेज यही होगा कि रजिस्टर्स जो हैं वो मेमोरी में मैनेज हो रहे होते हैं। तो ये सारी जो कंप्यूटेशन होगी वो रजिस्टर्स में हो रही है, मेमोरी में हो रही है। और अगेन हमें ये बात पता है कि जो पहला अटैक होता है किसी भी हैकर का, वो मेमोरी के ऊपर होता है, यानी रजिस्टर्स को वो डिस्टर्ब करता है और वहीं पर आपकी जो है वो सिक्योरिटी को जो है वो हमें देखना पड़ेगा। सो एल्गोरिथम इसका क्या कहता है कि साइफर फीडबैक मोड के अंदर आपने i1 एक लिया वेरिएबल जिसके अंदर इनिशियलाइजेशन वेक्टर रखवा दिया, फिर आई ऑफ जे के अंदर आपने, यानी जो नेक्स्ट हमारा आई ऑफ जे बनेगा उसमें से आपने सी जे माइनस वन, यानी जो साइफर टेक्स्ट आपने क्रिएट किया है पिछला वाला, यानी ये वाला साइफर, इसको सी जे माइनस वन कह रहे हैं, इसको कंकैटिनेट कर देना है विद द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ b माइनस वन ऑफ आई जे माइनस वन रजिस्टर, और इसका जो भी जवाब आएगा उसको अपने आई ऑफ जे में रखवा देना है। फिर आई ऑफ जे को आपने इनक्रिप्ट कर देना है बाय यूजिंग की, और साइफर टेक्स्ट हमारा कैसे बनेगा कि हमने प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक को एक्सॉर कर दिया विद द मोस्ट सिग्निफिकेंट बी ऑफ दिस ओ ऑफ जे। सो ये सारे जितने भी वेरिएबल्स हैं आई वन, आई जे, ओ जे एंड सी जे, ये आपस में लिंक्ड है। आप देख रहे हैं आई जे कैसे आया है, ओ जे कैसे आया है और साइफर कैसे क्रिएट हुआ है। इसी तरह डिक्रिप्शन साइट के ऊपर भी आप देख सकते हैं कि प्लेन टेक्स्ट लेने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स करने पड़ेंगे, सेम ही स्टेप्स हैं, सिर्फ यहाँ पर आप देख रहे हैं कि साइफर टेक्स्ट के साथ मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो एस है ऑफ जे की, उसको एक्सॉर करेंगे हम साइफर टेक्स्ट के साथ, तो हमारे पास प्लेन टेक्स्ट आ जाएगा। सो अपने जहन में रखना है कि ये एक साइफर बनाने के लिए 4 स्टेप्स में से हमें गुजरना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं इनिशियलाइजेशन वेक्टर को इनक्रिप्ट किया, फिर इसमें से शिफ्टिंग में से बिट्स को सिलेक्ट किया, एक्सॉर किया विद द प्लेन टेक्स्ट, और फिर हमें जाके साइफर मिला। तो हर एक के लिए हमें इस तरीके से ही जो है वो करना है। सो ये जितनी भी बातें आपको बताई गई हैं इन दिस ब्लॉक डायग्राम, उसको यहाँ पर इस स्लाइड के अंदर डिस्क्राइब किया हुआ है। आपने इसको पढ़ लेना है कि बिल्कुल वही चीजें जो आपको बताई गई है कि कौन सी बिट जो है वो सिलेक्ट की और कैसे डिस्कार्ड की है। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ CFP? सबसे पहली चीज तो ये है कि ये सबसे ज्यादा बेहतर वहां पे चलेगा जहाँ पर बिट्स और बाइट्स की फॉर्म में आप डेटा को ट्रैवल करा रहे हैं। दूसरा, ये एक स्ट्रीम मोड के लिए एक अच्छा एल्गोरिदम है, ये मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। Limitation is need to stall while do block encryption after every n bits. अब do का मतलब क्या है? We need to process for the every block of data because we need to select the S bits and we need to discard some bits and we need to shift the bits. So there is some computation at the register level. So it will take time and definitely it is a computational effort. So this is the limitation that for memory management and for computational ability, this is difficult to achieve at the higher levels. Note that the block cipher is used in encryption mode at both ends. So error can be propagated for several blocks after the error. अगर किसी एक ब्लॉक में, मैं इसकी समझाने के लिए वापस स्लाइड पे चलती हूँ, सपोज हमारे पास C1 ब्लॉक जो है, C2 में सपोज एरर आ गया, C2 अलग से ट्रैवल हुआ है, अलग से सेंड हुआ है, C2 के किसी एक बिट में प्रॉब्लम आ गई है, तो अब डेफिनेटली C3 में जितने भी कॉरेस्पॉन्डिंग ब्लॉक्स हैं उन सब में जो है ये एरर प्रोपोगेट होगा, क्योंकि जब इसको आप डिक्रिप्ट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे C2 पहुंचा हुआ है, तो डेफिनेटली वो ये सारे ब्लॉक्स जो रिमेनिंग होंगे उनको डिस्टर्ब करेगा। यही बात यहाँ पे लिखी गई है। सो फोर्थ हमारा मोड जो है वो है आउटपुट फीडबैक मोड। अब इस मोड में और पिछले वाले मोड में बहुत स्लाइड डिफरेंस है। Output feedback mode is similar in the structure of the CFB mode, as can be seen, and I will show you in the block diagram that the output of the encryption function that is fed block shift register in OFB, whereas the CFB in the cipher text unit is feedback to the shift register.
सो इसको समझने के लिए मैं ब्लॉक डायग्राम के ऊपर आ गई हूँ। सिंपल सा डिफरेंस है उसमें और इसमें, वो ये कि हम जो हमारा जो साइफर फीडबैक मोड था उसमें हम इस यहाँ पे जो जवाब आ रहा होता था इसको हम आगे लेके जाते थे, यानी प्लेन टेक्स्ट को एक्सॉर करने के बाद हम जो जवाब था उसको हम आगे लेके जाते थे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि इनिशियलाइजेशन वेक्टर को इनक्रिप्ट करके जो एस बिट सिलेक्ट करनी है इस रजिस्टर से सिर्फ उसी को हम आगे लेके जाएंगे। इससे इससे हमें एक ही चीज अचीव होगी जो कि सी एफ बी मोड की प्रॉब्लम थी, वो थी एरर प्रोपोगेशन। सिर्फ इससे ये होगा कि जो हमारा एरर अगर C1 में आ गया है तो वो सिर्फ C1 में ही रहेगा, या C2 में आ गया तो वो C2 में ही रहेगा, वो बाकियों के ऊपर नहीं है, क्योंकि बाकी के लिए तो हमें रजिस्टर की वैल्यू चाहिए। सो इससे एक फायदा ये हमारे पास हासिल होगा, बाकी सारा आप देखें ऑपरेशन सेम है। मैं प्रीवियस स्लाइड भी आपको दिखा देती हूँ, बस इतना सा डिफरेंस याद रखिएगा कि इस मोड के अंदर हमें रजिस्टर से एस बिट सेलेक्ट करनी है, लेकिन जो सी एफ बी है उसमें हमें साइफर टेक्स्ट को आगे लेके जाना है। सो लेट मी शो यू अगेन। आप देख रहे हैं कि यहाँ से ये वाला बिट्स जा रही है, लेकिन उसमें यहाँ से बिट्स जो है वो ट्रेवल हो रही हैं। सो एल्गोरिदम के एडवांटेजेस क्या हैं? वो कहते हैं जी इस मोड के एडवांटेज ये हैं कि द वन एडवांटेज ऑफ ओएफबी मोड इज दैट बिट एरर इन ट्रांसमिशन डू नॉट प्रोपेगेट। हमें पता चल गया कि अगर एक में आया है तो उसी में ही रहेगा। फॉर एग्जांपल, इफ द बिट एरर occurs in C1, only recovered value of is P1 affected. Subsequent plain text units are not corrupted. With the CFB, C1 also serves as the input to the shift register and therefore causes additional corruption downstreaming. So this is another problem कि हमारे पास जो C1 आ गया है, मैं इस स्लाइड पे वापस जा रही हूँ, C1 is independent now, but the value of this register after the encryption is assigning with the each of the block and each of the register. But at the decryption side, you can see that how this register is working. So when we will XOR with this register and we will get the plain text, if the error, um, if let me read it again. If the error on the CFB mode occur, it will occur to all the corresponding block as a downstream, यानी बहुत सारे different blocks को वो corrupt कर देता है। So disadvantages क्या है? The disadvantages of OFB is that it is more vulnerable to a message stream modification attack than is CFB. आपने देखा कि इसमें तो अब हमारी चेनिंग खत्म हो गई है, प्लेन टेक्स्ट को सीधा आप एग्जॉर कर रहे हैं साइफर बनाने के लिए। यानी इसमें यह है कि अगर रजिस्टर की वैल्यू पता चल गई है तो फिर आपकी वो चेनिंग का काम तो हो गया, लेकिन आपको सारी सिक्योरिटी के ब्लॉक्स जो है वो वायलेट हो गए। Consider that complementation a bit in the ciphertext complements the corresponding bit in the recovered plain text. This may make it possible for an opponent to making the necessary changes to the checksum portion of the message as well as to the data portion to alter the ciphertext in such a way that it is not detected by error correcting code. अब ये जो checksum वाला option है, ये आपने CCN में पढ़ा होगा कि किस तरीके से हम blocks के साथ checksum ऐड करते हैं। तो ये बात कह रहे हैं कि क्योंकि रजिस्टर्स के हम शेयर कर रहे हैं, तो अगर हमारा चेकसम वाला पोर्शन भी हमें सही तरीके से एरर जो हमारी प्रोपगेशन है उसको आइडेंटिफाई ना कर पाए, तो हमारे लिए ये मुश्किल हो जाएगा कि हम ये चेक करें कि हमारे किस ब्लॉक के अंदर एरर आया है, यानी किस ब्लॉक की बिट, कौन सी बिट चेंज हुई है, अगर हमारा चेकसम भी सेम आ रहा है। सो ये एक इसके अंदर प्रॉब्लम है। सो लास्ट हमारा जो मोड है दैट इज काउंटर मोड, वेरी सिमिलर टू ईसीबी, बहुत इस्तेमाल होने वाला और बहुत सारे इसके फायदे हैं। अब देखते हैं कि क्या है। काउंटर equal to the plain text size block size is used. The only requirement is that the counter value must be different for each plain text block that is encrypted. अब काउंटर क्या है ये बिल्कुल आप समझेंगे जैसा कोई काउंटर चल गया, मैं कहूँ 565
तो 565 से मेरा काउंटर शुरू हो गया, 565 तो नेक्स्ट के लिए 566 होगा, फिर 567 होगा, यानी अब काउंटर की वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंटल +1 होती चली जाएगी। इस तरह का हर काउंटर हर ब्लॉक के लिए डिफरेंट होगा। Typically, the counter is initialization by some value and then increment by 1 for the subsequent block, modulo 2 raised to power b, where b is the block size. So this is the option that how we will select the counter and how this calculation can be done. For encryption, the counter is encrypted and then XORed with the plain text to produce the ciphertext. There is no chaining. So chaining नहीं है इसमें, XOR भी हो रहा है और डिक्रिप्शन के साइड के ऊपर भी सेम चीज की जाएगी। अब इसको हम समझने के लिए दोनों ऑप्शंस को, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए हम इसकी ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक जो हमारे पास कोड हमने पढ़ी थी बुक ECB, उससे मिलता जुलता ही है, यानी काउंटर आपने शुरू किया, कोई भी वैल्यू उसमें एक एक ऐड करते जाएंगे और ये इंक्रीमेंटल चलता रहेगा। ठीक है, सपोज मैं भी अपनी एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिख देती हूँ। सपोज हमारा जो पहला काउंटर है वो मैं कहती हूँ कि वो हमारा शुरू हुआ है सपोज 59 से शुरू हमने किया काउंटर, तो अगला 60 हो जाएगा और ये चलता रहेगा जब तक कि मेरे ब्लॉक्स जो है वो पूरे नहीं हो रहे। सपोज मेरे पास 78 तक जो है वो काउंटर रन हुआ। अब इस काउंटर को इनक्रिप्ट किया गया है विद द के एंड देन प्लेन टेक्स्ट को एक्सोर कर दिया गया है, फिर सेकंड को फिर थर्ड को अलग अलग से जो है वो चेनिंग इसमें नहीं हो रही है। इसी तरह डिक्रिप्शन साइड पे भी आप देख रहे हैं कि साइफर टेक्स्ट के साथ इसको एक्सोर कर दिया गया। अब इसके फायदे बहुत सारे हैं। पहला फायदा तो इसका ये है कि आप देखा रजिस्टर निकल गए हैं, यानी जो प्रीवियस दो मोड्स पढ़े थे उनमें रजिस्टर्स का जब काम आया तो आप समझे आपकी जो प्रोसेसिंग है वो काफी स्लो हो गई है और बहुत सारे इश्यूज और भी आ गए थे, और मेंटेन करना उसको, सिक्योरिटी को, एरर को रिमूव करना, एरर को डिटेक्ट करना, बहुत सारे इश्यूज जो है वो चलते चले जा रहे हैं। तो इस मोड के अंदर ऐसा नहीं है, दैट इज रियली रियली सिंपल। सो what is the algorithm of this counter mode? Encrypt करेंगे आप किसी भी टाइमर, यानी T stands for the counter, उसको encrypt करेंगे by using the K and XOR कर देंगे P of J के साथ और cipher text निकल आएगा। अब C of N लेने के लिए, यानी जो आखिरी हमारा ब्लॉक है C of N अचीव करने के लिए, आपने Pn of static most significant bits of टाइमर तब तक चलता रहेगा, उसको इंटरप्ट करते रहेंगे और उसमें से जो बिट्स हमें चाहिए हम उनको इस्तेमाल कर लेंगे। इसी तरीके से आप डिक्रिप्शन भी देख रहे हैं, टाइमर के लिए जो है वो इंक्रिप्ट करेंगे टाइमर को और फिर C of J के साथ एक्सोर करके प्लेन टेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा। सो ढेर सारे एडवांटेजेस मैंने आपको जैसे बोला, पहला एडवांटेज है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एफिशिएंसी। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एफिशिएंसी इस तरह से है कि आप, क्योंकि एक पहली चीज तो ये कि आप पैरेलल प्रोसेसिंग कर सकते हैं। जब पैरेलल प्रोसेसिंग है, यानी मैं ये कर सकती हूँ कि मेरे पास जो ब्लॉक्स थे उनको मैं कहती हूँ कि 59 से लेके जो 70 है ना, वहां तक एक मशीन या एक जो है प्रोसेस हो जाए, और 71 से लेके सपोज 90 तक जो मेरे पास ब्लॉक्स हैं, काउंटर्स हैं, वो अलग चल रहे हैं। यानी हार्डवेयर ये प्रोसेस की पैरेलल प्रोसेसिंग कर सकते हैं, तो हार्डवेयर भी आपका इससे एफिशिएंटली चल जाएगा और सॉफ्टवेयर भी फास्ट भी हो जाएगा। Unlike the three chaining modes, encryption control mode can be done in parallel on multiple blocks of plain text or ciphertext. So parallel काम होगा, प्रोसेसिंग अच्छी हो जाएगी। प्री प्रोसेसिंग करके भी रख सकते हैं, यानी कहने का मतलब ये है, मैं प्रीवियस स्लाइड पे वापस जाती हूँ। अब ये जो काउंटर है इनको यहाँ तक तो आप यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप पहले ही प्रोसेस करके रख लें, काउंटर सारे काउंटर्स को इनक्रिप्ट करके रख लें। एक तो ये भी फायदा है कि बाकी तो सिर्फ ये रह जाएगा कि प्लेन टेक्स्ट को आपने इनक्रिप्ट करना है। सो दिस इज अनदर एडवांटेज, प्री प्रोसेसिंग। The execution of underlying encryption algorithm does not depend on input of the plain text or ciphertext. Therefore, if sufficient memory is available and security is maintained, you can do the pre-processing. Random access, that means whatever block you will need, you can access it randomly. अब देखें, मैं कहती हूँ कि साइफर टेक्स्ट के लिए मुझे किसी ब्लॉक का भी वेट करने की जरूरत नहीं है। आई नीड 70 blocks, I can directly access the ciphertext of this 70 block. So that means I don't need to wait for the corresponding or previous blocks to get the next block. So I can access any block in any random access fashion. आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा भी हुआ है, random access fashion के अंदर आप इसको हम अचीव कर सकते हैं।
इसके अलावा और इसके फायदे क्या हैं, लेट्स डिस्कस। प्रूवेबल सिक्योरिटी, वो कह रहे हैं कि बहुत सारी रिसर्च में ये चीज़ आई है कि सिक्योरिटी जो है उसको अच्छे तरीके से अचीव कर लिया गया है, क्योंकि ये जितने भी प्रीवियस थे उनके अंदर मेमोरी, किसी जगह पर आप प्लेन टेक्स्ट को एग्जॉर कर रहे हैं और किसी जगह पर आप रजिस्टर्स को मैनेज कर रहे हैं, किसी जगह पर आप चेनिंग क्रिएट कर रहे हैं, तो ये इसकी सिक्योरिटी कदरे बेहतर है। क्योंकि अब देखिए एक ब्लॉक मेरा 51 पे शुरू हुआ है सपोज, तो अब 51 से लेके 100 तक ब्लॉक्स कंटिन्यूअस चलेंगे, यानी चेनिंग भी एक तरह से हो रही है, लेकिन हमें किसी ब्लॉक को डिक्रिप्ट करने के लिए प्रीवियस ब्लॉक को का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। सिंप्लिसिटी है, जैसे कि शुरू में ही मैंने आपको बता दिया था, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक जो कोड बुक थी शुरू में हमने पढ़ा था, उसके अंदर हमने देखा था कि अलग अलग सारे ब्लॉक्स जो है वो इनक्रिप्ट हो रहे हैं। सो दिस इज अ वेरी सिंपल एल्गोरिथम. So let's conclude the this concept of modes of operation. There were 5 modes of operation. One was the electronic code book. Then we have studied the cipher blockchaining, then output feedback mode, and then cipher feedback mode, and then lastly the counter mode. पांचों मोड ब्लॉक क्रिप्टोग्राफी को जो है वो किस तरीके से प्रोसेस करना है उसके लिए हेल्प करते हैं, और आपको इसमें से ये चीजें देखनी है कि जितनी भी तरह की इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन है वो किस तरह से की जा सकती है, और कैसे आप बहुत सारे एडवांटेज अचीव कर सकते हैं। अब आपने जो भी मोड सेलेक्ट करना है आपको उसके फायदे और नुकसान पता होने चाहिए जब आप अपना एल्गोरिथम डिजाइन कर रहे होते हैं। तो जो हमारा बेसिक आइडिया था वो यही था कि ब्लॉक्स को किस तरीके से हम कलेक्टिवली एक मैसेज के अगर 5 ब्लॉक्स बन रहे हैं उनको हम इनक्रिप्ट करें। सो होपफुली आपको ये चीज समझ आ गई होगी। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो है वो स्टडी करेंगे।